जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको 10th क्लास के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में बता रहे थे। आपको बताया जा रहा था विकास क्या है। आपको हम विकास के परिचय के बारे में बता रहे थे। तो पुनः हम विकास के बारे में जानेंगे। यार आपको ध्यान देना होगा, विकास को समझने के लिए हमें निम्नलिखित उदाहरणों को लेना होगा। विकास को समझना एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। विकास को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या देश तरक्की करने लगे, ध्यान देना, जब कोई देश, वस्तु या व्यक्ति तरक्की करने लगे, या कहेंगे तरक्की करने लगे, जब कोई व्यक्ति, वस्तु या देश तरक्की करने लगे अर्थात पहले से विकसित हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ध्यान देना, जब कोई वस्तु, देश या व्यक्ति तरक्की करने लगे अर्थात पहले की अपेक्षा विकसित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस स्थिति को विकास कहते हैं। बेटा, विकास के रास्ते, तरीके जो हैं वो सबके अलग अलग हैं। विकास के तरीके जो हैं अलग अलग हैं। विकास दो रूपों से किया जाता है। विकास की धारणा दो रूपों में होती है। पहला है देश का, पहले है व्यक्ति, यहाँ हमने गलत लिख दिया है, ध्यान देंगे। व्यक्ति, पहले व्यक्ति अपना विकास करता है, उसके साथ साथ किसका विकास करता है? देश का। तो सबके विकास के वादे जो हैं वो अलग अलग हैं। विकास के वादे अलग अलग हैं, विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। जैसे हम आपको बताए थे इसके पहले कि विकास जो है एक श्रमिक मजदूर, इसके पहले मैं आपको बताया था, एक श्रमिक मजदूर जो है वह वह श्रम करके अपना विकास करना चाहता है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अधिक दिनों के लिए वो काम चाहता है, अच्छी मजदूरी चाहता है। तो उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। विकास के वादे और लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के वादे और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लक्ष्य और वादे अलग अलग होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ध्यान देंगे। जैसे किसान क्या चाहता है? किसान अच्छी सिंचाई की व्यवस्था चाहता है। किसान एक अच्छी सिंचाई की व्यवस्था चाहता है। पुनः किसान जो है फसलों के अच्छे मूल्य, फसलों के उत्पादन का अच्छा मूल्य चाहता है। तीसरा क्या चाहता है? किसान सस्ती कृषि श्रमिक चाहता है। चौथा, सस्ते मूल्यों पर रासायनिक खाद चाहता है। इसके बाद पुनः समझोगे, किसान किस रूप से अपना विकास करना चाहता है, किस रूप में अपना विकास समझता है। किसान जो है अच्छी सिंचाई की व्यवस्था चाहता है कि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे कृषि उत्पादन जो है सस्ते व सुलभ से हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो है फसलों के अच्छे मूल्य, अर्थात किसान जो फसलों का उत्पादन करते हैं उनका अच्छा मूल्य मिले बाजारों में, इससे विकास करना समझता है। और सस्ते कृषि श्रमिक को चाहता है, उस किसान चाहता है कि सस्ते मूल्यों पर हमें कृषि श्रमिक मिल जाए तो कितने कम रुपए में हम कृषि कार्यों को निपटा लेंगे, जो बच जाएगा वो आर्थिक स्थिति में हमारे सहयोग करेंगे। इसके बाद सस्ते मूल्यों पर रासायनिक खाद, अगर सस्ते मूल्यों पर हमें रासायनिक खाद मिल जाते हैं तो हमें क्या होगा? हमारा विकास होगा। हम किसी को और भी अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा है आपका भूमिहीन मजदूर। ध्यान देंगे, भूमिहीन मजदूर क्या चाहते हैं? भूमिहीन मजदूर प्रतिदिन काम चाहते हैं। ये जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, भूस्वामित्व नहीं है, वे लोग प्रतिदिन कार्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रतिदिन काम चाहते हैं और अच्छी मजदूरी चाहते हैं। मान लीजिए एक दिन का दिहाड़ी 270-280 रुपया है तो लोग 300-350 रुपये प्रतिदिन चाहते हैं। चलो, तीसरा क्या चाहते हैं? सामाजिक भेदभाव न हो। भूमिहीन मजदूरों के साथ कोई सामाजिक भेदभाव न हो, कोई छुआछूत का भावना न रखे, भेदभाव न करे। तीसरा क्या चाहते हैं? भूमिहीन मजदूर जो है, चौथा, भूमिहीन मजदूर जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना चाहता है ताकि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके बच्चे भी पढ़ लिख कर गाँव के नेता भी बन सके।
ठीक है। इस प्रकार से भूमिहीन किसान अपना विकास चाहता है। इसके बाद उद्योगपति देखेंगे। एग्जाम्पल से उदाहरण है आपको बता रहे हैं उद्योगपति किस प्रकार से अपना विकास चाहता है। सबसे पहले उद्योगपति लोग यही चाहेंगे कि हमें सरकार को कम टैक्स देना पड़े ना, जितना वो कम टैक्स देंगे उतना अधिक वो अपना विकास समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर है कम टैक्स, ठीक है। दूसरा सस्ते दर पर मजदूर, अर्थात उद्योगपतियों को जो है जितने अधिक मात्रा में सस्ते दर पर मजदूर मिलेंगे उतने ही कम पैसा में उद्योगों का काम कराएंगे, उनका बचत होगा। तीसरा क्या चाहता है उद्योग जो है, तीसरा ये चाहता है कि अच्छी बिजली व्यवस्था हमें मिलती रहे और उस बिजली का बिल जो है सस्ती हो, बिजली का बिल सस्ती हो, जिससे उसके उद्योग आसानी से चलते रहें, प्रतिदिन बंद ना हो, प्रतिदिन चलते रहें, बीच में बंद ना हो। इसके बाद देखेंगे चौथा उदाहरण आदिवासी लोग। आदिवासी लोग क्या चाहते हैं? आदिवासी लोग कहाँ बसते हैं? घाटियों में बसते हैं ना। घाटियों में बसते हैं तो क्यों बसते हैं? क्योंकि वह वातावरण उनके अनुकूल मानते हैं, लोग उस वातावरण को अपने अनुकूल मानते हैं। अगर घाटियों पर बांधों का निर्माण हो जाता है, पुलों का निर्माण हो जाए या फिर घाटियों में जाने के लिए की सड़कों का निर्माण हो जाता है तो उनके आवास को क्या पहुंचती है? छत पहुंचती है। अर्थात आदिवासी लोग अपना विकास तभी मानते हैं जब उस घाटी में कोई निर्माण कार्य ना हो। अर्थात ये समझना हमें अति आवश्यक है कि घाटी के लोग, आदिवासी लोग यही चाहते हैं कि हमारे आवास के आसपास क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य ना हो, जिससे बाधा हमारे आवासों के ऊपर न पहुंचे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास एक व्यापक क्षेत्र है। विकास को समझने के लिए हमें अपने आसपास के क्षेत्रों को समझना अति आवश्यक है। अभी मैं बात कर रहा था भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की, ध्यान दीजिएगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहते हैं? काम करने की अधिक दिन और बेहतर मजदूरी चाहते हैं। आकांक्षाएं क्या रखते हैं? ध्यान देंगे, स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, सामाजिक भेदभाव न हो और वे गांव के नेता बन सके। एक ग्रामीण किसान क्या चाहता है? ध्यान दीजिए, ग्रामीण किसान खाद्यान्न उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करता है। अच्छा, यहीं पर एक उदाहरण और लेते हैं, ध्यान देंगे विकास को समझने के लिए। एक शहर के अमीर, ध्यान देंगे, शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या चाहता है? शहर के अमीर परिवार का लड़का ये चाहता है कि उच्च स्तरीय कॉलेज में पढ़ाई हो, अधिक जेब खर्च का पैसा मिले बराबर, आने जाने के लिए, विद्यालय आने जाने के लिए, कॉलेज में आने जाने के लिए जो है बाइक या कार की व्यवस्था हो, होटलों में खाने की व्यवस्था हो, उसके मनोरंजन के साधन हो, मौज मस्ती करें। एक शहर अमीर परिवार का लड़का ये चाहता है, ये अपना विकास समझता है। जबकि एक शहर अमीर परिवार की लड़की क्या चाहती है? एक शहर अमीर परिवार की लड़की ये चाहती है कि उससे भी अपने भाई के समान आजादी मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य लक्ष्य भी होते हैं विकास के अन्य लक्ष्य भी हैं। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। जैसे कि बता रहे थे कि अन्य लक्ष्य भी हैं लोगों के, वो कौन कौन से लक्ष्य हैं? सदैव नियमित कार्य चाहते हैं, कुछ लोग उपयुक्त मजदूरी चाहते हैं, सभी लोग अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, सड़कों का अच्छा विकास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में स्थित हो, आलीशान मकान हो। अन्य सुविधाओं के माध्यम से लोग अपना विकास करना चाहते हैं। तो अपने विकास के लोग सदैव नियमित कार्य,
उपयुक्त मजदूरी, अपनी फसल या उत्पादन के माध्यम से समुचित मूल्य चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था चाहते हैं, सड़कों का विकास चाहते हैं, स्वास्थ्य का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास चाहते हैं और आलीशान मकान चाहते हैं। इन सब के माध्यम से ये लोग विकास अपना करना चाहते हैं, अर्थात विकास के वादे और लक्ष्य जो हैं ये अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की, नेशनल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं? किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। ध्यान देंगे, किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। पुनः सुनोगे, राष्ट्रीय विकास किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है या फैसला लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है, फैसला लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। जैसे ताजा उदाहरण आपको बताएंगे, वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है। इसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त, सभी किसानों को प्राप्त हो रहा है। अब आगे हम बताएंगे, पुनः समझोगे, राष्ट्रीय विकास क्या है? किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को ही राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। ध्यान देंगे, किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह फैसला लेती है या निर्णय लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है जिनमें अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। अब आगे हम आपको बताते हैं विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो देखो, आप अभी तक यह समझ चुके हैं कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान देंगे, अभी तक आप यह समझ चुके हैं कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो विभिन्न देशों और राज्यों के संबंध में भी यह बात लागू होती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कुछ देशों को विकसित तथा कुछ देशों को अविकसित देश कैसे कहा जाता है। तो किन देशों की आय अधिक है, जानोगे, अभी आपको बात कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि कुछ देशों को विकसित तथा कुछ देशों को अविकसित देश कैसे कहा जाता है। तो ध्यान देंगे,
हम आपको बताने चल रहे हैं कि जिन देशों की आय अधिक होती है, साधारण में समझिए, अभी मैं आपको विकसित और विकासशील और अविकासशील को बताएंगे। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें विकसित, और जिन देशों की आय निम्न होती है उन देशों को अविकसित देश कहा जाता है। यह बात समय पर आधारित है, यह बात समय पर आधारित है कि अधिक आय मानवीय आवश्यकताओं की, ध्यान देना, अधिक आय मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की पूर्ति का कारक है। ध्यान देंगे, सभी वस्तुओं के पूर्ति के कारक हैं। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने हेतु कुल आय उपयुक्त मापदंड नहीं हो सकती है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? औसत का प्रयोग करते हैं। औसत आय की तुलना में की जाती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय, ध्यान देना, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ध्यान देना, मैं बात कर रहा था कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने हेतु कुल आय उपयुक्त मापदंड नहीं हो सकती है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, विभिन्न राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है। इसलिए विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम औसत आय की तुलना की जाती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक। हम बता रहे हैं विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है, उसे पता है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति क्या, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। पुनः समझोगे, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, विश्व 2017 के अनुसार विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2017 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इसी मापदंड का प्रयोग किया गया। वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितना, वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056, ध्यान देंगे,
प्रति व्यक्ति आय लिखना होगा आपको, प्रति व्यक्ति आय। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक, प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह देश विकसित देश कहलाते हैं। विकसित देश कहलाते हैं। ध्यान देना, हमें आपको बता रहे वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध देश या विकसित देश माने जाते हैं। तथा वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995, कितना? $995 प्रति वर्ष या उससे कम, या उससे कम है, वह देश निम्न आय वाले देश अर्थात अविकसित विकासशील देश, अर्थात विकासशील देश कहलाते हैं। भारत, अभी हम बात करते हैं भारत की, तो भारत मध्य आय वाले देशों में शामिल है। भारत मध्य आय वाले देशों के वर्ग में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत की प्रति व्यक्ति आय, ध्यान देंगे, भारत की प्रति व्यक्ति आय $1820 प्रति वर्ष है। इसलिए भारत मध्य आय वाले देशों के वर्ग में आता है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ध्यान देना, विशेषताएं क्या हैं? तो प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान देंगे, पहले तो आपको ऐसे बता रहे हैं, लिखकर बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, पहला हुआ। दूसरा आपका है प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद यह संभव हो सकता है कि देश के कुछ लोग, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बताया जा रहा है, उस देश के कुछ लोग धनी हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उस देश के अधिक लोग निर्धन हों। ये भी धनी और निर्धन के बारे में प्रति व्यक्ति आय नहीं बताता है। इसके बाद तीसरा आपका है प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना। प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का अधिसूचक नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े
प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े, आय के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। पहला हुआ। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद हो सकता है कि उस देश में धनी हूं या उस देश में अधिकांश लोग उस देश में अधिकांश लोग निर्धन, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का सूचक नहीं है। तीसरा देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण के हित में, कल्याण के हित में या जन कल्याण के वृद्धि में करेंगे, ठीक है। वृद्धि में अधिसूचक नहीं है। ध्यान देना, अभी हम आपको बता रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मैं आपको इसमें 3 विशेषताएं बताया। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद हो सकता है कि उस देश में अधिकांश लोग निर्धन हो या धनी हो, ये भी एक विशेषता है, ये भी नहीं बताता है। तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण के वृद्धि में असूचक नहीं है। अब आज के वीडियो में हम आप लोगों को विकास के बारे में बताएं। विकास क्या वादा करता है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताया गया। भूमिहीन श्रमिक के बारे में, ग्रामीण किसान के बारे में और अन्य लक्ष्य क्या है विकास के बारे में, इसके बारे में। राष्ट्रीय विकास के बारे में, किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। फिर इसके बारे में आपको विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से की जाती है, इसके बारे में आपको बताया गया। औसत आय क्या है, इसके बारे में बताया गया। पुनः आपको जो है इसके आगे चलते हुए प्रति व्यक्ति आय मापदंड की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आपको हम यूनिट